उस वक्त तय किया सफ़र मैंने चिरागों के साथ, जब लोग पूछ रहे थे कि हवा कैसी है। जी हाँ, ये पंक्तियाँ छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें अंतिम समय पर टिकट दिया और उन्होंने जीत का सहरा पार्टी के सर बांध दिया। आमने सामने में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत अंतिम क्षणों में आपको टिकट मिला। जब इलेक्शन था पिछला, मुझे लगता है 12-15 दिन की कुछ का वक्त था आपके पास लोगों के बीच जाने के लिए। कैसे आपने सोचा कि हाँ ठीक है, चुनाव लड़ा जाए, और जीत के भी आपने दिखाया, ये बड़ी बात थी। हम लोग चूँकि संस्कृति भारतीय मानने वाले हैं और भारतीय संस्कृति की पहचान है, जो किस्मत में रहता है उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमने, पार्टी ने जो हमें एक टिकट के माध्यम से जनसेवा करने का पुनः अवसर दिया, उसको स्वीकार करते हुए हमने अपने दायित्वों का निर्वहन करके जीत हासिल की। जी, लंबे समय तक आप जनपद अध्यक्ष भी रही हैं गुंडरदेही की। वो अनुभव आपका बताइए, कैसे लोगों के बीच आप जाती थी, कैसे काम किया, एक लोकप्रियता आपने हासिल की। जनपद अध्यक्ष जब मैं 1994 में बनी, तो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। मध्य प्रदेश में हम लोग रहते थे और उस समय वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और हमने जनपद अध्यक्ष होने के नाते हम क्षेत्र की जो जनता है, जिसकी एक आशाएं रहती थी कि उस समय वैसे हमारी महिलाओं में उतनी जागरूकता नहीं थी, राजनीति में बहुत कम ही लोग थे और जिसमें हम ही लोग क्या सौभाग्य से ये राजनीति में शुरुआत हुई थी। तो उस समय अपन ने जो काम किया है और उसके आधार पर मैं जहाँ तक प्रयास करी कि हम सबका सम्मान करें और सबकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, तो निश्चित ही हम जैसा सोचते हैं कि विकास क्या चीज़ होती है, उसको विकास सामने हम दिखा सकते हैं, यही प्रयास रही और उसी के आधार पर मैंने लगातार 6 साल तक काम किए। जनपद अध्यक्ष का अनुभव और विधायक का अनुभव, 2 बार आप विधायक हैं, मतलब एक आप पहले भी जीती हैं चुनाव और अभी आप फिर विधायक हैं, मंत्री हैं, अब तो दायित्व भी बड़ा आपके पास। तो जनपद अध्यक्ष रहते हुए जो अनुभव आपको मिले, वो क्या यहाँ काम आए विधायक बनने के बाद? पूरा भाई, कोई भी चीज़ के लिए जानकारियाँ, अनुभव जो है बहुत ज़रूरी होता है और उसी के आधार पर मैं 2003 में सौभाग्यवश पहली चुनाव जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ और उसमें जनता का आशीर्वाद, उसका स्नेह प्यार दुलार के माध्यम से मैं विधायक के रूप में गुंडरदेही में अपना काम की। हर कोई वही चाहता है कि हम विकास कराना चाहते हैं, चाहे गांव की विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और जैसे सरकार जो योजना संचालित करती है उन योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिले, इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाया जाता है। तो उसके आधार पर मैंने काम की है और उसी के आधार पर आज भी मुझे पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ सरकार में काम करने का, जिसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगी, जो कि मुझे एक परिवार की भांति हमेशा संबल दिया है। हमेशा इस तरह के बहुत बड़े दायरे में काम करने का, सेवा करने का जो अवसर दिए हैं, कभी मैं नहीं भूलूँगी। कितनी चुनौती आप पाती हैं महिला होने के नाते पॉलिटिक्स में? चुनौती वाली कोई बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता चुनौती। चूँकि काम करने का सबका अलग अलग दायरा है और मैं उन्हीं को ध्यान में रखकर, मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति ये चुनौती वाली बात नहीं रही, किसी से मेरा ऐसा यानी भेदभाव नहीं रहा। मैं सबको साथ लेकर चली और आगे भी यही चलती रहूँगी। मैं बचपन से ही मैं सबको अपना ही मानकर साथ लेकर और किसी के प्रति कोई प्रकार की मतभेद ना हो, उसको ध्यान में रखकर मैंने काम की है और वैसा मेरा लक्ष्य ही है। परिवार का कितना योगदान आप मानती हैं? आज जो कुछ भी आप हैं, परिवार बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है हमारे समाज की, तो आप अपने परिवार को कितना श्रेय देती हैं? देखिए, इसके संबंध में आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको ताज्जुब लगेगा। परिवार का पूरा श्रेय है, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए मान रही हूँ, हमेशा सौभाग्यशाली अपने आप को समझती भी हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी ऐसे घर में हुआ जो धर्म से हमेशा जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी, मेरे माताजी इतने धार्मिक हैं,
बिना रामायण पढ़े भोजन नहीं करते। और वही प्रक्रिया जो है मैं अपने विद्यार्थी जीवन में, यानी मेरे लिए शिक्षा भी बहुत बड़ा, मेरा समाज, मेरा एक ऐसा दर्पण मुझे दिखाया गया है कि शिक्षा, चूँकि उस समय की मैं करीबन 1981 में मेरा फाइनल हुआ और उसके बाद अब धार्मिक और अपना सामाजिक परंपरा है, उसके आधार पर हमारी विवाह हो गई जैसा ही हमारा परीक्षा हुआ। और ऐसा सौभाग्य कि हमारा जो नया परिवार हमारे परिवार से जुड़े वो भी धार्मिक रहे, वो भी वहाँ पर भी हमारे माता पिता के रूप में हमारे ऐसे सम्माननीय सास ससुर रहे जो कि वो भी रामायण पढ़े बगैर खाना नहीं खाते थे। और उनका जब सोच ऐसा रहा कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। जब जनपद अध्यक्ष की बारी आई उस समय भी हमारे बाबूजी बोले कि नहीं, बेटा के समान ही उनको अगर समय मिल रहा है तो जनपद अध्यक्ष के लिए ज़रूर हमारी पूरा आशीर्वाद है और उसको हम मौका देंगे। और विधायक का भी आया, उस समय भी बाबूजी वही बोले कि नहीं, बहू को अगर टिकट मिल रहा है विधायक का तो पर भी हमारा पूरा आशीर्वाद है। अब बहू ही हमारी बेटी है, हमारी बेटा है, और अगर वो आगे बढ़ रही तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और माँ बाबूजी का तो रहा ही, पर जीवन साथी का पूरा सहयोग रहा। और उनके साथ मैं आपको मज़े की बात बता दूं, मैं तो घर गृहस्थी का काम करते करते चूल्हा चौकी का काम जब पूरा हो जाता था तो मैं डिस्पेंसरी देखती थी, मेडिकल भी चलाती थी और पूरा पेशेंट का इलाज भी करती थी। और उसी के चलते चलते यानी मुझे राजनीति में आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और सेवा का अवसर मेरा बढ़ गया। और अब इसमें मैं आपको बता दूं, पूरा श्रेय परिवार वालों का है, उनका आशीर्वाद है, जिसकी बदौलत आज छत्तीसगढ़ सरकार में मुझे मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश के 27 जिले की जनता का सेवा करने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ उनका कि इस तरह से मुझे योग्य समझ करके महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग का दायित्व मुझे दिया है। और उसी के आधार पर मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के प्रति खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ। रमशीला साहू जी से हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज आमने सामने में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू जी। रमशीला जी, आप बहुत अच्छे से अपने जीवन के बारे में बता रही थी, आपने फिर बाद में आयुर्वेद की डिग्री वगैरह भी ली, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं जब डिस्पेंसरी मेडिकल संभालने लग गई तो फिर एक भाव जगा कि क्यों ना हम आयुर्वेद से संबंधित, जिसमें हमको जानकारी और ज़्यादा मिले इलाज से। जैसे आयुर्वेद में जब इलाज करते हैं तो आयुर्वेद में रिजल्ट भले थोड़ा विलम्ब आता है, तो अपन लोग आयुर्वेद का हमने 2 साल का कोर्स रहा, क्योंकि जैसे ग्रेजुएट रहते हैं उसके लिए 2 साल का कोर्स रहता है, उसको भी हमने ये सब काम करते करते। तो आप अभी भी इलाज कर देती हैं, कोई ऐसा मिल जाता है तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हमारा जीवन उसी से जुड़ा हुआ था और उसी के बदौलत हम आगे आए हैं। तो हम कोई अगर पूछते हैं तो ज़रूर बता देते हैं। और तो ये सीएम साहब और आप में एक समानता हो गई, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है और आपको भी ज्ञान है, आपने बकायदा 2 साल का कोर्स किया है उसका। हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी BMS किए हुए हैं, इसलिए पुराने मित्र हैं क्या दोनों, सीएम साहब? हाँ, दोनों एक साथ विधायक रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे यहाँ डॉक्टर साहब दोनों विधायक रहे हैं। अभी आप महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। हालांकि हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में कि महिलाओं से जुड़े, बच्चों से जुड़े जो मुद्दे हैं उसमें बहुत हद तक तरक्की की है प्रदेश ने। आप देखिए, कुपोषण से आप लोग लड़ रहे हैं लगातार, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को भी कम किया है, जो आंकड़ा हुआ करता था जब राज्य बना था, अब से तो अब काफ़ी कम हो गया वो। तो इस दिशा की ओर और कैसे आप आगे बढ़ रही हैं अपने विभाग को लेकर? देखिए, जैसे आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, कुपोषण से संबंधित इसको पहले हम लोग चुनौती ज़रूर मानते थे, लेकिन खुशी की बात है जब से छत्तीसगढ़ बना है और छत्तीसगढ़ में सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो बच्चों के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंता करते रहते हैं कि हम बच्चों को कैसे कुपोषण से बचाएं, और कुपोषण से बचाने के लिए लगातार मुझे अभी 2013 में जिम्मेदारी मिली है, तब से मुझे इस बात की खुशी होती है कि आज नवजतन योजना, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम हर आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित कर दिया है और उसके आधार पर बच्चों की कुपोषण की मात्राएं, कितने मात्रा में कुपोषण है और कितने मात्रा में उसको हम सुपोषित करने के लिए हम क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं, उस आधार पर ये वजन त्यौहार मनाते हैं। और वजन त्यौहार के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभी मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना भी संचालित है, जिसमें गंभीर कुपोषित हमारे बच्चे हैं। वहाँ पर गोद ले रहे हैं। उसको नहीं, उसको गोद लेने वाली अलग प्रक्रिया है, मैं आती हूँ उस तरफ भी। उसमें गंभीर कुपोषित हमारे बच्चे हैं, उसको विशेष स्तर पर एनआरसी में भर्ती करते हैं और वहाँ पर विशेष देखभाल किया जाता है। और डॉक्टर्स जो है, एमबीबीएस डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं हो पाती तो जो अच्छे चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उसको वहाँ बुलाते हैं और उसका अच्छा बच्चों का इलाज किया जाता है और उसके बदले में हम उनको राशि भी देते हैं। नहीं, काफी अच्छा काम तो कि सरकार आपकी कर ही रही है, कोई दो राय नहीं है। 2013 से आप खुद दायित्व निभा रही हैं। हाँ, एक बड़ी समस्या और है मंत्री जी इस प्रदेश की, बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत होती है, मतलब तस्करी, उसको लेके अपन कुछ योजनाएं बना रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने कई जगह एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनाई है ताकि उस पर रोक लगे, लेकिन एक बड़ी समस्या तो फिर भी है अभी। नहीं, अब बड़ी समस्या थी। अब सरकार चूँकि यही सब रोकने के लिए पहली प्राथमिकता, भाई पहले होता था, अब पहले क्या था, अज्ञानता, रूढ़िवादिता और अशिक्षा, यानी अशिक्षा के कारण ही ये सब होता रहता था। लेकिन जब से सरकार यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद काम कर रही है, तब से ये सब ना हो और लोगों में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे लोग तो उसमें बहुत सारी ज्ञान का बोध होगा और जब ज्ञान उनको आ जाएगा तो निश्चित ही कोई परिवार जो है अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने नहीं, लेकिन थोड़े कड़े कानून बनाने की भी आवश्यकता है, ऐसा लगता है। कानून बनाया गया है, कानून बनाया गया है और साथ ही मैं तो ऐसे माँ बाप को भी अनुरोध करती हूँ कि बच्चे के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच करके बच्चे हमारे अच्छे मार्ग का ग्रहण करें, वो दूषित मार्ग में ना जाए। और बच्चे अगर हमारे आँख से ओझल होता है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, ये माँ बाप को समझना चाहिए, ध्यान में रहेगा। कुल मिला के सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है, जागरूकता जब तक लोगों में जन जागरूकता नहीं आएगी तो सरकार तो प्रयास करती है, सरकार का काम ही है कि कोई प्रकार का यानी प्रदेश में इस तरह की बातें ना आए। इसलिए मैं तो ये बात नहीं स्वीकारूंगी कि कहीं पर तस्करी हो रही है। नहीं, तस्करी तो खैर हो रही है प्रदेश में, सूचनाएं आती रहती हैं। सुनिए, खैर अपन आगे बढ़ते हैं। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे बच्चे हैं आपके, क्या किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको? देखिए, आप बहुत वक्त तो नहीं दे पाती होंगी उन्हें। नहीं, सुनिए, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों बच्चे जो है, अब दोनों बच्चों की शादी हो गई है, विवाह हो गए हैं। मेरी एक पोती है जो 7 साल की है, क्लास 2 में है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे बच्चे भी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा संस्कारित हैं। दोनों बच्चे, दोनों मेरे बेटे हैं। हमारी बातचीत अभी जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। रमशीला जी, बहुत अच्छी आपसे बातचीत चल रही है हमारी। आप देख रही हैं रमन सिंह जी को काम करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर, और 3 बार से मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के। अब चौथी बार सरकार बनाना है क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव प्रचार के लिए, तैयारियों के लिए। आप क्या भविष्य दिख रहा है पार्टी का अपनी? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करने वाली सरकार है, कहीं पर भी ऐसा हमें ज़रा भी नहीं लगता कि हमारा जो 2018 का चुनाव आएगा उसमें भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। आज सरकार कोई भी कसर
नहीं छोड़ रही है। गांव गरीब किसान की सरकार है और गांव का विकास पहली प्राथमिकता में है। गांव का भी हर तरह की सुविधा देने का काम सरकार हर तरह से जिम्मेदारियां निर्वहन कर रही हैं और हमारे शहर में जो सुविधा रहती है वही सुविधा आज गांव में जाकर आप देखिए। गांव में हमारे जैसे हम गलियों को देखते हैं, पहले वही गली हम भी देखे थे, गांव में रहने वाले हम हैं, तो धूप में देखते थे तो धूल से भरा रहता था, बारिश में देखते थे तो कीचड़ से भरा रहता था। लेकिन आज देखिए, यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी गांव, क्योंकि गाँव का हमारा प्रदेश है और सभी गांव, कुछ ऐसे गांव होंगे जहां निष्क्रिय लोग, जागरूक लोग नहीं होते होंगे, वहां की बात मैं नहीं कहूँगी, पर मैं समझती हूँ सभी गांव में हर गलियां जो हैं सीमेंटीकृत हो गए हैं। गौरव पथ के माध्यम से भी वहां पर सड़क बनाई गई हैं और इसी तरह से हमारी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ध्यान देते हुए जो तालाब में नहाने जाती हैं वहां पर भी शेड बना हुआ है, महिला घाट का निर्माण हुआ है। इसी तरह से मैं बता दूं कि शमशान घाट में यानी गर्मी में भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि प्राकृतिक कोई रोका नहीं जा सकता, तो गर्मी में भी तकलीफ़ ना हो, बरसात में भी तकलीफ़ ना हो। इस तरह की जब परिस्थितियां आ जाती हैं किसी के घर में तो वो काम भी बहुत अच्छा से चले, उस स्तर पर भी शमशान घाट में भी शेड का निर्माण किया गया है। आपके प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छी योजना लेके आए, उज्ज्वला योजना। अभी तो रोज छत्तीसगढ़ में किसी न किसी शहर में आप लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं। मैटरनिटी लीव पे भी बहुत अच्छी बात हुई है, तो ये उज्ज्वला योजना को कैसे देख रही हैं आप? ये बरसात का मौसम है, लकड़ी गीला रहता है, फिर भी अब क्या करेंगे, लकड़ी गीला रहता है फिर भी जलाते हैं और धुआं से जो खाना बनाती रहती हैं बहन बेटियां बहुएं जो हैं उसको कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। और उसी को ध्यान में रख करके ये उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी बहनों को ये सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देने का प्रयास किया, जिसको हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकारा और आज हर जिले में योजना का शुरुआत किया गया है। और मैं भी अपने प्रभार जिले हैं अपना गरियाबंद और धमतरी और अपना नारायणपुर, तीनों जिलों में जाकर मैंने भी शुरुआत किया। और हमारी आपने कभी चूल्हा जलाया है कि नहीं जलाया? हाँ जलाया है, जलाया होगा चूल्हे का। उस समय तो ये सब सिलेंडर का कहाँ उपयोग होता था, सिलेंडर गैस चूल्हा का, उस समय तो इसका शुरुआत ही नहीं हुआ था, तो हम तो उसी में खाना बनाए हैं। एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी, आप तो लंबे समय से पॉलिटिक्स को देख रही हैं। अब अजीत जोगी ने नई पार्टी बना ली है और आपके इलाके में तो बहुत ज्यादा सक्रिय है, सब बताते हैं दुर्ग भिलाई के इलाके में। आपको कोई खतरा लगता है जोगी की पार्टी से, बीजेपी को ओवरऑल, अकेले आपको नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं है। खैर अब बोलने वाले तो अपने अपने अटकल के हिसाब से बोलते हैं और बोलने वालों को रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन काम करने का नज़रिया सबका अलग अलग है, इसलिए हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। हमको अपना काम करना है अपना दायित्व के अनुरूप, तो निश्चित ही हम दावे के साथ कहते हैं, फिर से मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुनः वापस आएगी और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलेगा। कहीं पर भी किसी के हमें ऐसा नहीं लगता कि हमको उनसे खतरा है। कोई असंतोष हो पार्टी में? बहुत लंबे समय से सब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो थोड़ा सा लगता है कि कार्यकर्ता शायद थोड़े नाराज हो, जनता कहीं किन्हीं मुद्दों पे नाराज हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, ऐसा भी आपको? आप तो घूम रही हैं लगातार, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप जनता के बीच में रहती हैं लगातार। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ, दावे के साथ आपको बोल रही हूँ कि यानी बोलने विपक्ष है तो कुछ भी बोलेगा, अपन को विपक्ष, भाई विपक्ष कैसे कहलाएगा, वो नहीं बोलेगा विपक्ष में, तो इसलिए भाई बोलने वाला बोलेगा, लेकिन सरकार जो काम कर रही सबके बीच में दिख रही है। इसलिए मैं दावे के साथ कर रही हूँ कि हमारी सरकार पुनः वापस आएगी, किसी को किसी से खतरा नहीं है। पुनः हमारी सरकार दोनों जगह काबिज होगी और जनता की एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि ये पहली बार है प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर सबसे मित्रता साबित कर रही है और सबको जोड़ने का प्रयास कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है।
कहीं पर भी किसी को तोड़ने का साजिश नहीं रचा। जितना ज़्यादा हो सके हम जोड़े, मित्रता करें, जिससे हमको हर तरह का सपोर्ट मिल सके। रमशीला जी, आप बताइए थोड़ा सा, आप क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहती हैं, अपने क्षेत्र के बारे में बताइए आप। दुर्ग ग्रामीण मुझे इस समय मिला निर्वाचन क्षेत्र जो है, और वहाँ पर सही में यानी रोड नाम का चीज़ नहीं था, और लोगों का यही कहना रहा चुनाव के समय, देखो हम आपको पूरा मदद करेंगे, हमारा आशीर्वाद है, चिंता बिल्कुल मत करो, 12 दिन का समय मिला है तो। पर पहले प्राथमिकता आपको रोड को बनाना होगा। इस आधार पर मैं बता दूं कि हमने बहुत बड़ा रोड है जिसको बजट में जुड़वाया 14-15 में, जिसका काम बहुत पुराना अंडा फुंडा मार्ग जो है चल रहा था कि ये रोड बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना था। वो अभी काम चल रही है, बहुत अच्छा, यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना में वो रोड आया है और लोग बहुत खुश हैं। इसी तरह से मैं बता दूं, साथ में अपना अंजोरा से चंगोरी मार्ग था, अपना यहाँ उतई पुरई धनोरा बोरसी मार्ग था, वो भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो टेंडर जो है निरस्त हो गया था, जिसको हमने फिर से टेंडर कराया है, बहुत जल्द अब फिर शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अपना 15-16 में हमने 5-6 रोड स्वीकृत करा के रोड को ही मैंने पहला प्राथमिकता दे करके रोड को बनाने का कार्य किया है। अभी अपने टंकी मड़ौदा पर बहुत बड़ा ओवरब्रिज बन रहे हैं। इसी तरह से अपने तालपुरी में भी ओवरब्रिज बनने का है। उधर अपना पुलगांव वहाँ पर भी ओवरब्रिज बन रहा है। इस तरह से बहुत सारी बड़े कार्य हो रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमने जैसा विश्वास किया, भरोसा किया, उसके आधार पर काम हमारे दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में, गांव की बातें कहें, नगर की बातें कहें, सब जगह चल रहे हैं, ऐसा लोगों की मानना है। बाकी मेरी प्रयास है खरा उतरूं, वही काम कर रही हूँ। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मेरा करने का मन हो रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ कि रमशीला साहू की जो इमेज है वो बहुत घरेलू इमेज है, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है बहुत प्रखर और मुखर हैं आप, और बहुत अच्छी जानकारी भी रखती हैं आप। तो ये इमेज बदलने के लिए आप क्या करेंगी रमशीला जी? इमेज बदलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मेरा बचपन से यही जो दिख रहा है वही मैं अपनाई हूँ। कहीं पर भी कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से मेरा जैसा बना हुआ है प्रवृत्ति, उसी के अनुरूप मैं सबको साथ लेकर चलूं और सबके जीवन में सुख दुख में काम आऊं, यही सोच करके मैं काम कर रही हूँ। आमने सामने में आज हमारे साथ थी छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू जी, जिनके पास समाज कल्याण विभाग का भी दायित्व है। और पूरी इस आधे घंटे की बातचीत में हमने ये जाना कि वो बहुत प्रखर है, मुखर हैं और अपने मुद्दों को बहुत मजबूती के साथ रखना उन्हें आता है। अगली बार हम मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।